आइए अब जानते हैं चक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। चक्रीय यौगिकों का नामकरण करने के लिए संबंधित एल्केन के पहले साइक्लो पूर्वलग्न लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको 3 कार्बनों की एक साइक्लिक संरचना दिख रही है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से 5 कार्बन की जो साइक्लिक संरचना होगी उसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। यदि साइक्लिक संरचना में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उसका नामकरण IUPAC पद्धति के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको 6 कार्बन वाली एक चक्रीय संरचना दिख रही है, जिसमें एक मिथाइल समूह और एक प्रोपाइल समूह प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित है। हम इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनके नामों को अंकन करेंगे। इसमें हम मिथाइल समूह वाले कार्बन को पहला अंक तथा प्रोपाइल समूह वाले कार्बन को तीसरा अंक देंगे और इस तरह से इस यौगिक का नाम क्या होगा? 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आपको 6 कार्बनों की साइक्लिक संरचना दिख रही है, जिसमें एक कार्बन पर 2 मिथाइल समूह तथा एक कार्बन पर एक इथाइल समूह है। यदि हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखते हुए एथाइल वाले कार्बन को पहला अंक तथा मेथाइल समूह वाले कार्बन को तीसरा अंक देते हैं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 इथाइल 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर आप देखिए कुल अंकों का योग कितना हुआ? 3 धन 3 धन 1 यानी कि 7। और इसी तरह से यदि हम इथाइल समूह वाले कार्बन को तीसरा अंक तथा मिथाइल समूह वाले कार्बनों को पहला अंक दें तब इसका नाम होगा 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस वाले नाम में कुल अंकों की संख्या कितनी हुई? 3 धन 1 यानी कि 5। तो इस तरह से दूसरा नाम यानी कि 3 एथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सही नाम होगा। यहाँ पर आपको 2 उदाहरण और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्बनों वाली एक चक्रीय संरचना है, जिससे जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जो श्रृंखला जुड़ी हुई है, उसमें 5 कार्बन हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण दिख रहा है जिसमें 4 कार्बनों की एक रिंग है तथा उसमें जो प्रतिस्थापी है वो तो 2 कार्बन वाला है, लेकिन उसमें द्विबंध उपस्थित है। इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तब हम जो चक्रीय संरचना है उसे मूल यौगिक न मानकर उसे प्रतिस्थापी मानते हैं। तो इस हिसाब से हम पहले वाले उदाहरण का नाम क्या देंगे? इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, जबकि दूसरे वाले उदाहरण का नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल एथीन। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 कार्बनों वाली एक रिंग है, जिसमें एक द्विबंध उपस्थित है और साथ ही एक मिथाइल समूह उपस्थित है। इसका नामकरण करने के लिए हम द्विबंध वाले कार्बन को निम्नतम अंक देंगे तथा मिथाइल समूह वाले कार्बन को उच्चतम अंक देंगे और इस तरह से इसका अंकन करते हुए इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरह से हम चक्रीय यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। बच्चों, अभी तक हमने सीधी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक तथा चक्रीय कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जाना। आइए अब हम जानते हैं कि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए सबसे पहले यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। उसके बाद लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी जाती है। कार्बन श्रृंखला चुनते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह तथा अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों।
इस प्रकार इसके बाद कार्बन का अंकन इस प्रकार से किया जाता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को वाले कार्बन को निम्नतम अंक प्राप्त हो, और यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो ऐसे में एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है तथा उसका नाम सफिक्स के रूप में लिखा जाता है, और अन्य क्रियात्मक समूहों को प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर आपको एक क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें एक मिथाइल समूह भी है, एक ब्रोमो समूह है और एक हाइड्रोक्सी समूह भी है। इस तरह यदि यौगिक में कई प्रतिस्थापी एक साथ उपस्थित हों तो उनका नामकरण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। इनका नामकरण करने के लिए सबसे पहले पूर्वलग्न यानी कि प्रीफिक्स को लिखा जाता है। प्रीफिक्स में जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं तो एक मुख्य क्रियात्मक समूह होगा जिसे सफिक्स के रूप में लिखेंगे। उसके अलावा जितने अन्य क्रियात्मक समूह होंगे उन्हें पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ समूह ऐसे होते हैं जिन्हें प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एल्काइल समूह, फिनाइल, हेलो जिसमें कि ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो समूह तथा एल्कोक्सी समूह। इसके बाद लिखा जाता है मूल शब्द यानी कि जिसे हम वर्ड रूट कहते हैं। इसमें हम जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उसके कार्बन का नाम लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, इसी तरह से नाम दिया जाता है। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न की बारी आती है। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में हम असंतृप्त समूह यानी कि एल्कीन तथा एल्काइन का नाम लिखते हैं। एल्कीन के लिए अनुलग्न ईन तथा एल्काइन के लिए अनुलग्न आइन लिखा जाता है। यदि एल्कीन यौगिक में उपस्थित है तो नाम का अंत ईन से करेंगे, और यदि यौगिक में सिर्फ एल्काइन उपस्थित है तो नाम का अंत आइन से किया जाता है। लेकिन यदि एल्कीन तथा एल्काइन दोनों ही यौगिक में उपस्थित हैं तब हम अल्फाबेटिकली पहले आने वाले यानी कि ईन को प्राथमिकता देते हुए उसके कार्बन को कम अंकों देते हैं तथा एल्काइन को बाद में लिखा जाता है, यानी कि एल्काइन से हम यौगिक के नाम का अंत करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न के रूप में हम क्रियात्मक समूहों का नाम लिखते हैं। अब यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं तो किसे हम वरीयता देंगे और किसे बाद में लिखा जाएगा। इसके लिए क्रियात्मक समूहों का एक वरीयता क्रम तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहला स्थान दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल को। उसके बाद आता है सल्फोनिक अम्ल, फिर एस्टर, एसिल हैलाइड, फिर एमाइड, फिर नाइट्राइल या साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, फिर अल्कोहलिक समूह, इसके बाद थायो अल्कोहल और अंत में एमीन समूह का नाम लिखा जाता है। आइए अब इन सारे नियमों के आधार पर हम कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक दिख रहे हैं। आइए हम इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहले उदाहरण 1, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार्बनिक यौगिक है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसका नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है यानी कि यह ब्यूटेन का व्युत्पन्न हुआ। साथ में यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर एक मेथाइल समूह उपस्थित है। अब हमने जाना है कि सबसे पहले
हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर हम सफिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल हमारा प्रीफिक्स के रूप में लिखाएगा, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। चूंकि ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है इसलिए ब्यूटेन। साथ में कार्बोक्सिलिक समूह को सफिक्स के रूप में हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये इसका नाम होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हुआ। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक साइक्लो समूह है, साथ में उसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर चूंकि जहाँ पे ब्रांच साइड चेन जुड़ी होती है वहाँ उससे हम पहला नंबर देंगे, दूसरा 3, 4, 5 और 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने इसे नंबरिंग दी तो COS समूह इसमें शामिल नहीं हुआ है, यानी कि इस कार्बन को हमने इस मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया है। ऐसे स्थिति में हम इसके लिए ओइक शब्द न यूज करके इसे पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, चूंकि ये साइक्लो है और 6 कार्बन की रिंग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब क्रियात्मक समूह या कार्बन युक्त जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है जब मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तब हम उसे पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे कार्बन के साथ उसे हम लिखते हैं। आइए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें एक कार्बोक्सिलिक समूह साथ में एक कीटोनिक समूह भी दिखाई दे रहा है। तो हमने वरीयता क्रम में देखा है कि पहली वरीयता किसे दी जाती है, कार्बोक्सिलिक समूह को। तो इसकी नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, 3 पर इसे प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि ओइक एसिड को सफिक्स के रूप में लिखेंगे। और जब हम कीटोनिक समूह को प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी, है ना, उसके लिए ऑक्सी यूज किया जाता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सी। साथ में कितने कार्बन है इसमें मुख्य श्रृंखला में, 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। यहाँ पर बच्चों ये दो, यहाँ पर भी आपने देखा ब्यूटेनोइक एसिड हमने लिखा है। ब्यूटेन लिखने के बाद ओइक एसिड जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर 2 वॉवेल्स एक के बाद एक आते हैं। ऐसी स्थिति में हम पहले वाले वॉवेल को नाम से हटा देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। आइए अब अगले उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कीटोनिक समूह हमें दिखाई दे रहे हैं और चूंकि इस दाईं ओर से नंबरिंग करने पर कीटोनिक समूह हमें पास मिलेगा, इसलिए हम इस तरफ से इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर चूंकि मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है तो इसे हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमारा नाम क्या होगा, वर्ड रूट को हम नाम लिखेंगे। तो वर्ड रूट क्या हुआ आपका, हेक्सेन लिखते हैं। हेक्सेन और जो क्रियात्मक समूह है 2 और 4 कार्बन पर प्रेजेंट है तो इसे हम लिखेंगे हेक्सेन 2, 4 डाई, क्योंकि 2 बार आया हुआ है इसलिए हम इसे लिखेंगे डाई ओन। तो इसका नाम हुआ हेक्सेन 2,4 डाई ओन। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर आप देखिए इसमें मुख्य श्रृंखला में 1, 2, 3, 4 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक द्विबंध है
और एक CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चूंकि एल्डिहाइड समूह मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ, इसलिए हम इसका क्रमांक इसी ओर से देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है और यहाँ पर द्विबंध भी हमारे सफिक्स के रूप में होगा, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड भी सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। तो उसके पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट यानी कि मुख्य नाम। मुख्य नाम 4 कार्बन का है, इसलिए आएगा यहाँ पर ब्यूट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और 3 के बीच में द्विबंध है और हमेशा द्विबंध की स्थिति हम पहले वाले कार्बन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इन और यहाँ पर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और इसके लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो है अल। तो इसका नाम हो जाएगा, ये 1 पोजीशन पर है 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक एल्कोहलिक समूह दिख रहा है, साथ में यहाँ पर त्रिबंध भी हमें दिखाई दे रहा है। पुनः हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि यह पेंटेन का डेरिवेटिव है। यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये आपका नाम होगा, पेंट से शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर तीसरे और चौथे के भी त्रिबंध है, यानी कि 3 पोजीशन पर हम लिखेंगे आइन। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑल अल्कोहलिक समूह है और इसके लिए सफिक्स लिखा जाता है ऑल। तो इसलिए हो जाएगा, इसकी पोजीशन भी दर्शा देते हैं 1 ऑल। तो ये इसका नाम हुआ पेंट 3 इन 1 ऑल। चलिए अब अगला उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में हमें 1 2 2 द्विबंध दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक त्रिबंध है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा है नियम में कि जब द्विबंध और त्रिबंध साथ साथ उपस्थित हो तो हमें द्विबंध को प्राथमिकता देनी होती है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 कार्बन वाले हेक्सेन का डेरिवेटिव है। इसमें भी पहले हम पहला कार्बन आएगा, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट को, ये हमने लिखा हेक्स। इसके बाद 1 और 3 पोजीशन पर इन है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 इन, क्योंकि 2 है इसलिए हम इसे लिखेंगे डाई इन। साथ में 5 पोजीशन पर, 5 और 6 के बीच है इसलिए 5 पोजीशन पर आइन है, तो हम लिखेंगे 5 आइन, ये इसका नाम होगा। आइए अब ये हमें आबंध रेखा सूत्र के द्वारा एक कार्बनिक यौगिक दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें देखिए द्विबंध, यहाँ पर द्विबंध और एक यहाँ पर त्रिबंध दिखाई दे रहा है। तो नंबरिंग हम इसी द्विबंध की ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। साथ में हमने ये भी देखेंगे कि जिधर से प्रतिस्थापी पास हो उधर से भी नंबरिंग की जाती है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में आप देखिए, यहाँ 2 कार्बन वाला एक एथाइल मूलक है और यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन वाला एक प्रोपाइल मूलक है। तो इसका नाम हम पहले, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है इसलिए इनका नाम पहले लिखा जाएगा। ये इथाइल है, यानी इसमें अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है और प्रोपाइल का पी, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे। इथाइल 3 पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 4 पोजीशन पर प्रोपाइल और उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में 8 कार्बन हैं।
साथ में आप यहाँ पर देखिए 1 और 3 पोजीशन पर 2 द्विबंध हैं तथा 7वें पोजीशन पर 7 पोजीशन पर एक आयन है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा 3 एथाइल 4 प्रोपाइल। इसमें 1 3 डाईइन 7 पोजीशन पर 7 8 कार्बन की श्रृंखला है कुल, तो हो जाएगा 7 ऑक्टाइन 7 ऑक्टाइन, इस तरह इसका नाम होगा। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि COCl समूह, जिसे हम एसिल क्लोराइड कहते हैं, उपस्थित है तथा मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 3 कार्बन उपस्थित हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3। इसका नाम होगा, चूंकि ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। इसके लिए सुफिक्स है ना, COCl एसिल क्लोराइड के लिए जो सुफिक्स यूज होता है वो है ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 6 कार्बन की साइक्लिक संरचना है, एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है तथा COCl समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए हम मुख्य क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पर पुनः देखिए कि जो COCl समूह है वह मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे पूरे है ना कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पर यहाँ पर प्रीफिक्स है तो ये हो जाएगा 3 नाइट्रो, और चूंकि यह साइक्लिक संरचना है इसलिए हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साथ में इसे हम दर्शाएंगे कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में, कार्बोनिल क्लोराइड, यह इसका नाम होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह CONH2 यानी कि एमाइड उपस्थित है, और इसी से हम कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर 4 पोजीशन पर एक मिथाइल समूह उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल। उसके बाद हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम देंगे। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन, और यहाँ पर इसका नाम होगा एमाइड, पेंटे। यहाँ पर पुनः हम पहले वावेल को हटाएंगे और नाम हो जाएगा पेंटेनामाइड। अगले उदाहरण में एक यहाँ पर साइक्लिक संरचना आपको दिखाई दे रही है, साथ में पुनः C++ONH2 यानी कि एमाइड समूह यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ पर हम श्रृंखला की नंबरिंग इस तरह से करेंगे, साइक्लिक रिंग की 1 2 3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एमाइड समूह फिर से श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम इसमें साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। और एमाइड समूह को हम पूरे नाम के द्वारा लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, इसके लिए नाम होगा कार्बोक्सामाइड। क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन अलग से लिखा गया है, ये श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसलिए हम पूरा नाम लिखेंगे कार्ब जोड़ते हुए कार्बोक्सामाइड। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर COOC2H3 ये संरचना आपको दिख रही है,
और बाईं ओर हम देख रहे हैं CH2 CH2 CH3 है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका एक R समूह हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं COO और ये दूसरा आपका R समूह हो गया, जिसे हम R' कह देंगे। ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ? ये हुआ बच्चों एस्टर, है ना। अब एस्टर का नामकरण करने के लिए हम उस समूह को एल्काइल समूह के रूप में लिखेंगे जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम दूसरे भाग को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। तो इसका नामकरण किस तरह से होगा? ये हमारा एल्काइल समूह होगा और श्रृंखला का नाम हम इस तरह से करेंगे। इसमें मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4, यानी कि ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। और इस तरह से इसका नाम होगा, ये एथाइल समूह है तो इसे एथाइल ब्यूटेन और ये जो एस्टर है इसलिए हम इसके लिए OH अनुलग्न का उपयोग करते हैं, तो ये होगा OAOH। यहाँ पर पुनः क्योंकि वॉवेल बार बार आ रहे हैं, 2 बार हुआ इसलिए इसे हटा देंगे और इसका नाम होगा एथाइल ब्यूटेनोएट। इथाइल ब्यूटेनोएट। नंबरिंग करते समय या पहचान करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो समूह ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे हम प्रीफिक्स के रूप में एल्काइल मूलक के रूप में लिखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में CN साइनाइड दिखाई दे रहा है और चूंकि साइनाइड में भी कार्बन है इसलिए नंबरिंग हम इसी कार्बन से करेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर अब देखिए ये जो मेथिल समूह है वो हमें एक प्रीफिक्स के रूप में इसे लिखा जाएगा, तो हम इसका नामकरण करते हैं 2 मेथाइल। चूंकि 4 कार्बन है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन का डेरिवेटिव ब्यूटेन नाइट्राइल। जो साइनाइड है उसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो है नाइट्राइल। अगला उदाहरण हम देख रहे हैं, एक साइक्लोहेक्सेन हमें दिखाई दे रहा है, साथ में उसमें नाइट्राइल साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है। कार्बन का अंकन हम इस तरह करेंगे जिसे साइनाइड समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले 3 4 5 6। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं साइनाइड का जो कार्बन है मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है इसलिए हम इसे पूरे नाम के साथ लिखेंगे। यहाँ पर होगा साइक्लोहेक्सेन। अब साइनाइड के लिए जो पूरा नाम होता है कार्ब के साथ लिखा जाएगा तो इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। अगला उदाहरण में हमें क्रियात्मक समूह के रूप में एमीन दिखाई दे रहा है, तो एमीन क्रियात्मक समूह के लिए हम यहाँ पर पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप देखिए 2 ही कार्बन दिख रहे हैं 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा, ये एथेन का व्युत्पन्न है और एमीन के रूप में के लिए को हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे, इसका नाम होगा एथेनामाइन। तो इस तरह क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम कर सकते हैं। बच्चों, अभी आपने कार्बनिक यौगिकों की संरचना के आधार पर उनका नाम लिखना सीखा। आइए अब हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों के नाम से उनकी संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है 2-क्लोरोहेक्सेन। इससे संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मुख्य हाइड्रोकार्बन कौन सा है या ये किस हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। यहाँ पर हेक्सेन जो ये दर्शाता है कि यह 6 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 कार्बन लिखेंगे 2 3 4 5 6।
अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 2 क्लोरो, है ना, तो वहां पर हम 2 पोजीशन पर एक क्लोरो प्रतिस्थापी जोड़ देंगे। और उसके बाद चूंकि ये हेक्सेन एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद हम सभी कार्बन की बाकी की संयोजकता को हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर लेंगे। जैसे इस कार्बन के साथ एक बंध है, अतः इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन से 3 बंध बंधे हुए हैं, अतः 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 बंध है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। और इस किनारे वाले में चूंकि एक ही बंध है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरह संरचना बन गई 2 क्लोरोहेक्सेन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पेंट 4ene 2 ऑल। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है पेंट, जो दर्शाता है कि यह 5 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर लिखा है 2 पोजीशन पर ऑल, और ऑल जो सफिक्स लगा जाता है बच्चों वो OH समूह के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर 4 पोजीशन पर ईन लगाना है। हम जानते हैं कि जो ईन है उसकी संख्या हम पहले वाले कार्बन की स्थिति से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यानी कि ये 4 और 5 के बीच द्विबंध उपस्थित है। अब कार्बन की बाकी संयोजकता हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और 1 3 बंध बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। और इस किनारे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और इस तरह से ये संरचना हुई पेंट 4ene 2 ऑल। आइए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का नाम है 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। यहाँ पर देखिए जो मुख्य हाइड्रोकार्बन है वह हेक्स से बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 6 कार्बन होंगे। साथ ही सामने लिखा है साइक्लो, यानी कि ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन की एक साइक्लिक संरचना बनाते हैं। यहाँ पर 3 नाइट्रो, 3 पोजीशन पर नाइट्रो लिखा हुआ है, और साथ में आप देखिए हेक्सीन यहाँ पर लिखा हुआ है, हेक्सीन जो दर्शाता है कि यहाँ पर द्विबंध उपस्थित है। और हम जानते हैं कि द्विबंध को हम इस तरह से लिखते हैं कि उसे निम्नतम अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम इस हेक्सीन को 1 2 मान लेंगे, और तीसरे पोजीशन पर हम एक नाइट्रो जोड़ देंगे। और ये संरचना हमारी बन गई 3, ये तीसरा कार्बन हुआ 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। आइए अब इस चौथे उदाहरण को देखते हैं। इसका नाम है 6-हाइड्रॉक्सी-हेप्टेनल। हेप्टेन जो दर्शाता है कि यह 7 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। तो हम इसमें 7 कार्बन पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर देखिए हेप्टेन के साथ हेप्टेनल अल जुड़ा हुआ है, जो कि दर्शाता है एक क्रियात्मक समूह को। और ये क्रियात्मक समूह जो सफिक्स के रूप में लिखा गया है, और ये होता है एल्डिहाइड समूह के लिए। और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड समूह में जो कार्बन होता है उसे हम मुख्य श्रृंखला में गिनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वें कार्बन यहाँ पर हम एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे, ताकि एल्डिहाइड समूह के कार्बन को भी मुख्य श्रृंखला में जोड़ा जा सके। इसके बाद यहाँ पर 6 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर OH समूह जोड़ देते हैं। अब हम बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करेंगे। यहाँ पर 2 बंध है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा।
इस कार्बन पर 3 बंध है, इसलिए 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। और इस तरह से ये जो संरचना बन गई वो हुई। नंबरिंग करके हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संरचना बनी 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल की। तो इस तरह से बच्चों कार्बनिक कंपाउंड के नाम से हम संरचना सूत्र लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्रियात्मक समूहों के नाम, उनके प्रीफिक्स, सफिक्स तथा उनके सूत्र बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इस तरह से हम नाम के द्वारा संरचना सूत्र बना सकते हैं, जो कि हमारी IUPAC पद्धति की प्रमुख विशेषता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था इस पद्धति में कोई भी नाम पढ़ने या सुनकर व्यक्ति उसकी संरचना बना सकता है।